नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन पॉलिटी के टॉप 500 क्वेश्चंस पढ़ रहे थे और मैंने आपसे एक वादा किया था, जो भी बच्चा पॉलिटी के ये 500 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको ईमानदारी के साथ कवर कर लेगा, वो इंडिया का कोई सा भी एग्जाम दे दो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या अदर कोई सा भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट कोई सा भी एग्जाम हो, पॉलिटी में उसके सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इंडिया पॉलिटी में ऐसा क्या है सर इन क्वेश्चन के अंदर? प्रत्येक क्वेश्चन के साथ मैं आपको इतने डिटेल में फैक्ट बता रहा हूं कि इन 500 क्वेश्चन के बाद पॉलिटी में कुछ बचता ही नहीं है, वैसे ही पॉलिटी कंप्लीट हो जाती है। तो ये 500 क्वेश्चन आपको बड़े ईमानदारी के साथ देखने हैं। आप आरएस का पेपर देके आना, आप देखोगे मजे से सारे क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, कहीं से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है और 90% क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे इनमें से देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो मैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर रहा हूँ वो तो आपको याद करने ही करने हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको लेनी है कैसे भी करके, ठीक है? कैसे भी करके इसका मतलब क्या हुआ? कहीं सर दौड़ लगानी पड़ेगी कि इसके लिए? नहीं, मैं बता दूंगा कैसे मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है पीडीएफ भी। क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले आज अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। ये अपनी दूसरी क्लास है। भाई किसी को लग रहा हो ना कि 500 क्वेश्चन के अंदर पॉलिटी समाप्त नहीं हो सकती, वो अपना वहम दूर करने के लिए पहली क्लास देख सकता है। इसी यूट्यूब चैनल के इसी प्लेलिस्ट के अंदर पहली क्लास डाल रखी है, आज दूसरी क्लास में आपके लिए डाल रहा हूँ, ठीक है? एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आरएस के एग्जाम से पहले इसको करवा दोगे क्या? तो बिल्कुल 2 फरवरी को आपका आरएस का एग्जाम है, उससे पहले मैं आपको ये 500 क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है? यथासंभव हो सकता है क्लासें थोड़ी लंबी लेनी पड़े तो भी लूंगा, लेकिन ये 500 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो। आप एक चीज देखोगे, मैं आपको इतना डीप में पढ़ाऊंगा जहां पर लोग आपको पैसे देकर भी इतना डीप में नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है? लाख लाख रुपए फीस देने के बाद भी आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाई जाती है चीजें। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? बातें बहुत हुई, चलिए अब शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है? किस प्रकार की स्वतंत्रता? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सर हमें पता है ये अनुच्छेद 19 के अंदर है, ठीक है? इसका राइट ऑप्शन अनुच्छेद 19 है। अब आपको कितना क्या पता है एक बार चेक भी कर लूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कुछ चीजें आपसे भी तो पूछ लूं। चलो पढ़ा दूंगा, लेकिन पहले पूछ लेता हूं। क्वेश्चन यही रहेगा सेम, क्वेश्चन की लाइन यही है। लाइन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अब मैं इसमें ऑप्शन चेंज करूंगा। अनुच्छेद 19(1) का ए, अनुच्छेद 19(1) का बी, अनुच्छेद 19(1) का सी, अनुच्छेद 19(1) का डी, अनुच्छेद 19(1) का ई, अनुच्छेद 19(1) का एफ। एफ तो हालांकि लोग खत्म ही हो गया, इसको तो काट ही देते हैं। अनुच्छेद 19(1) का जी। क्या सर अनुच्छेद 19 इतना बड़ा है? बिल्कुल, अनुच्छेद 19 के अंदर ये क्या है? सब आर्टिकल है। सब आर्टिकल क्या होता है? अनुच्छेद 19 एक आर्टिकल है, उसके कोष्टक में जो भी चीज लिखी है मैंने वो सब आर्टिकल है और ये इसका क्लोज है। 19 का सब आर्टिकल 1 का क्लोज ए क्या कहता है, बी क्या कहता है, सी क्या कहता है, डी, ई, एफ और जी। ये सारे आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। एक बात और बता देता हूँ, राजस्थान के अंदर विशेषकर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरएस का एग्जाम होता है, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसके अंदर तो यही पैटर्न है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आर्टिकल में आजकल क्वेश्चन यहीं से बनने शुरू हो गए, क्योंकि बच्चे पुराने क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, पुराने क्वेश्चन में सारे आर्टिकल पूछ लिए हैं। अब क्या करें नए आर्टिकलों में? तो आजकल सब आर्टिकल पूछे जा रहे हैं। और अगर पॉलिटी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मेरी एक ही सजेशन है आपको, सब आर्टिकल आपको याद करने होंगे। कम से कम जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनके सब आर्टिकल तो आप याद कर ही लो कैसे भी करके, ठीक है? आज अनुच्छेद 19 के जितने भी सब आर्टिकल है वो सारे अलग अलग में निपटा दूंगा। सबसे पहले स्वतंत्रता के इस क्वेश्चन को अगर इजी तरीके से पूछा जाना हो ना, तो आपसे ये पूछा जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस से किस अनुच्छेद के मध्य है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22। ये चीज ध्यान रखनी है, स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। अनुच्छेद 19 मोटा मोटी क्या चीज कहता है? सबसे पहले तो अनुच्छेद 19 के बारे में आपको ब्रीफ पता होना चाहिए। अनुच्छेद 19 के अंदर यह लिखा हुआ है कि आपको कुछ स्वतंत्रताएं दी गई है, कुछ आपके स्वतंत्रता के अधिकार है, जिसमें आपको विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है, आबाद रूप से विचरण करने का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है और भारत में कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से निवास करने का अधिकार है। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है अनुच्छेद 19 के अंदर, और इन 6 की 6 स्वतंत्रताओं को अनुच्छेद 19 का ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी के अंदर डाला गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) का ए क्या कहता है? ए यही चीज कहता है, विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से। क्या है? अनुच्छेद 19(1) के ए में लिखा हुआ है आपके पास वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है,
प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस यानी मीडिया को स्वतंत्रता दी गई है। राष्ट्रीय ध्वज पहनाने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19(1) के ए में है। वहीं मतदान का अधिकार और सूचना का अधिकार भी अनुच्छेद 19(1) के ए में है। तो अनुच्छेद 19(1) का ए आपको पता लग गया क्या है, क्या क्या है, क्या क्या चीजें बताई मैंने आपको। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज पहनाने की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार, सूचना का अधिकार, अनुच्छेद 19(1) के अंदर। उसी प्रकार अनुच्छेद 19(1) का बी क्या कहता है भाई, बी के अंदर क्या चीजें हैं। बी के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से आप सम्मेलन कर सकते हो। तो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने का अधिकार किसके अंदर है, अनुच्छेद 19(1) के बी के अंदर है। वहीं बात करें अनुच्छेद 19(1) के सी के अंदर क्या चीज लिखी गई है, संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता। मतलब क्या हुआ, संघ बना सकते हो आप, कोई भी ग्रुप बना सकते हो, जैसे एनएसयूआई है, एबीवीपी है, ये क्या है, स्टूडेंट के संघ है। उसी प्रकार आप किसी भी प्रकार का कोई संघ बना सकते हो अनुच्छेद 19(1) के सी के तहत। किसके तहत, सी के तहत। अनुच्छेद 19(1) का डी क्या कहता है, अनुच्छेद 19(1) का डी कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो, संचरण कर सकते हो, विचरण कर सकते हो। ठीक है, आज आपकी इच्छा होगी मेरे को मनाली जाना है, तो उसके लिए क्या अलग से कुछ करना पड़ेगा, टिकट लो और जाओ आप मनाली घूम के आओ। आपको लगे कश्मीर जाना है, कश्मीर जाओ। आपको लगे नागालैंड जाना है, नागालैंड जाओ। ये चीज कहां पर लिखी गई है, अनुच्छेद 19(1) के डी में लिखी गई है कि आप स्वतंत्र रूप से भारत में कहीं पर भी घूम सकते हो। अनुच्छेद 19(1) का ई क्या कहता है बताओ, डी मैंने पढ़ा दिया आपको, ई में क्या है। ई के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप भारत के किसी भी भाग के अंदर स्वतंत्र रूप से निवास कर सकते हो। ऐसा नहीं है कोई राजस्थान का आदमी है तो नागालैंड में नहीं रह सकता, राजस्थान का आदमी तो गुजरात में नहीं रह सकता, गुजरात का आदमी राजस्थान में नहीं रह सकता है। और ये अधिकार कहां पर है, अनुच्छेद 19(1) का ई कहता है। ई क्या कहता है, भारत के किसी भी भाग में निवास व बसने की स्वतंत्रता आपके पास है। अच्छा सर, आपने अनुच्छेद 19(1) एफ लिखा और उसको काट दिया, ये क्या है। इसके अंदर पहले संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता थी, लेकिन उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। कैसे समाप्त किया गया, किसी भी अधिनियम को, किसी भी अनुच्छेद को, उसमें अगर कोई छेड़खानी करनी हो तो क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। इसी प्रकार 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के अंदर। उसके अंदर क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 19(1) एफ को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में है अनुच्छेद 19(1) का जी, यानी अनुच्छेद 19(1) का लास्ट। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप अपना जीवन चलाने के लिए कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से कारोबार कर सकते हो। राजस्थान का आदमी है वो उत्तराखंड में जाके कारोबार कर सकता है, गुजरात में जाके कारोबार कर सकता है, यूपी में जाके कारोबार कर सकता है। यह स्वतंत्रता उसको अनुच्छेद 19(1) के जी में दी गई है। यह था भाई संविधान का अनुच्छेद 19। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये सारी चीजें आप रट लेना। ये सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से पीडीएफ में लिख के दे दूंगा। और बताऊं, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या रपली, एक एक चीज को लिखवा देते तो अच्छा रहता। क्यों लिखोगे आप, इतना ही तो आपके पास टाइम है, प्रिंट आउट करवा लेना, पीडीएफ भिजवा दूंगा। और क्या करूँ आपके लिए बताओ, 500 क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। अब तो दबा दो सब्सक्राइब वाला बटन, मत दबाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 19 से 22 के मध्य स्वतंत्रता के अधिकार है। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। आज का अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा यही आ गया क्या दूसरा क्वेश्चन, एक सेकंड रुकना। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से प्रकार के न्याय वर्णित है। ये देखो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। ये दोनों चीजें आपको अलग अलग ध्यान रखनी है। एक तो न्याय की बात होती है और एक स्वतंत्रता की बात होती है। स्वतंत्रता की बात की जाए तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देती है अपन को। कौन, एक मिनट रुको, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अपन को 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं देती है और वहीं 3 प्रकार के न्याय निर्णय देती है। न्याय कौन कौन से हैं 3 प्रकार के, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। आज इसी क्लास में आपको जो संविधान की प्रस्तावना उसको अच्छे से पढ़ा के समझाऊंगा भी, ठीक है। इसके आगे मैं डाल के लाया हूं 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कहां पर लिखा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये रहा ऑप्शन नंबर 3, इसमें राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 गलत क्यों है, धार्मिक न्याय है वो प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है, ठीक है। सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक न्याय भी प्रस्तावना में नहीं लिखा हुआ है। सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक न्याय है, आर्थिक न्याय नहीं लिखा हुआ है। धार्मिक न्याय भी नहीं लिखा हुआ है, सांस्कृतिक न्याय भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिखा हुआ है। प्रस्तावना के अंदर 3 प्रकार की न्याय का वर्णन किया गया है। तो क्या है, 3 प्रकार की न्याय। ये क्वेश्चन काफी टाइम से एग्जाम में आया नहीं है, ये वाला, इधर वाला। आपसे ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय,
अच्छा, ये विचार कहाँ से आया सर? जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है, इसका विचार आया था 1917 की जो रूस की क्रांति हुई थी वहां से, ठीक है। और कुछ जो अपने नीति निर्देशक तत्व है उनसे भी हमें ये लक्षण दिखे कि अगर नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करना है तो सामाजिक व आर्थिक न्याय की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखना है, प्रस्तावना के अंदर सामाजिक और आर्थिक न्याय के उदाहरण है, या जो सामाजिक और आर्थिक न्याय का विचार है वो 1917 की रूस की क्रांति से प्रभावित हुआ था। इसके अलावा प्रस्तावना में मैंने आपको क्या बताया, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कौन कौन सी? इसके अंदर विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं किसके अंदर? भारत की प्रस्तावना के अंदर, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, क्या हो गया? 5 हो गया ना। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ध्यान रखना है। कई बार क्या पूछा जाता है, प्रस्तावना के अंदर न्याय के बाद में क्या चीजें लिखी हुई है क्रम से, वो मैं बताऊं। उसके बाद में स्वतंत्रता लिखी हुई है, समानता लिखी हुई है, बंधुता लिखी हुई है, ठीक है। और ये तीनों शब्द भी 1789 की जो फ्रांस की क्रांति थी उससे प्रेरित होकर आए थे। 1917 की रूस की क्रांति से सामाजिक और आर्थिक न्याय आया था। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता शब्द है वो 1789 की फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर भारत की संविधान की प्रस्तावना में डाला गया था। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, 3 शब्द है इसके अंदर, ठीक है। किसको लेकर है? न्याय को लेकर 3 शब्द है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जाती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संपत्ति का अधिकार अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक कानूनी अधिकार है? इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। देखो, मैंने अभी है ना, पहले क्वेश्चन का जब मैं आंसर बता रहा था तब मैंने आपको क्या बताया था कि भाई संविधान के अंदर 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1978 के अंदर हुआ था। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 के अंदर। और मैंने बताया था कि जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले मूल अधिकार था, अनुच्छेद 19(1) के F के अंदर आता था, लेकिन फिर उसको क्या किया गया? इसको वहां से हटा दिया गया। फिर इसको कहां डाला गया? संविधान का भाग 12 है, ठीक है। उसके अंदर भाग 12 के अंदर चार अध्याय है। उन अध्यायों के अंदर एक अनुच्छेद 300 है, उस 300 का सब आर्टिकल ए है, उसके अंदर इसको डाला गया है और इसको क्या बनाया गया है? कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो 301 के अंदर है ये, इसके अंदर सब आर्टिकल दे भी रखा है। अनुच्छेद 301 के अंदर क्या है? संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद में इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। कैसा अधिकार बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है? संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर ये शब्दों का क्रम लिखा हुआ है और ये क्रम में से सही जो क्रम है वो आपको छांट के बताना है, ठीक है। देखिए, आपको पता होना चाहिए, पिछला जो आरएस का पेपर हुआ था उससे पिछला जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन एज इट इज छपा था और आगे भी आ सकता है। जो संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है उसके अंदर ऐसा लिखा गया है, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। कहां क्या लिखा गया है? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अच्छा सर, क्या प्रस्तावना में इस प्रकार के शब्दों का क्रम पूछा जाता है? बिल्कुल पूछा जाता है। आपको क्या पता सर यही लिखा है? ये पढ़ो प्रस्तावना। ये भारत का संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना है। एनसीईआरटी की राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें आती है, उसके पीछे पीछे पेज में लिखी आती थी। तीसरी क्लास के बाद में जो भी किताब आती थी उसमें सब में लिखी आती थी, लेकिन आपने आज तक नहीं पढ़ा। पढ़ लेते तो आज ये समस्या नहीं आती। इसमें क्या लिखा है? सबसे पहली लाइन क्या लिखी गई है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के तथा उसके समस्त नागरिकों को ये चीज आगे लिखी हुई है। ये स्वतंत्रता मैंने पढ़ाई है, मैं आपको वापस पढ़ाऊंगा। सबसे पहले ये शब्द पकड़ो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है पहला शब्द, दूसरा शब्द है समाजवादी, तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, चौथा शब्द है लोकतांत्रात्मक, पांचवा शब्द है गणराज्य। 5 शब्द है, पांचों का एक क्रम है और ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और ये कहीं से रॉकेट साइंस नहीं है इसके लिए, ये तो तीसरी क्लास के बाद में जो किताबें आती है ना उसके पीछे संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना लिखी गई है, उसके अंदर पहली लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है। संविधान के प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है आपसे ये पूछा जा सकता है। तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहला शब्द हो गया, समाजवादी दूसरा शब्द, पंथ निरपेक्ष तीसरा शब्द, लोकतांत्रात्मक चौथा शब्द और गणराज्य पांचवा शब्द। अब देखो क्या लिखा है, संप्रभुत्व संपन्न,
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इसी प्रकार पढ़ाया था मैंने आपको, ऑप्शन नंबर 3 राइट बताया था, तो इस प्रकार ये राइट है। अब देखो इससे आगे क्या लिखा है। मैंने आपको बताया था कि संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, और इन तीनों का क्रम पूछ सकते हैं। सबसे पहले कौन सी न्याय लिखी हुई है? सामाजिक न्याय लिखी हुई है, उसके बाद आर्थिक न्याय लिखी हुई है, उसके बाद में राजनीतिक न्याय लिखी हुई है। पहले आप समाज में रहोगे, फिर आप कुछ पैसे कमाओगे, अर्थ कमाओगे, फिर आप क्या बनोगे? राजनेता बनोगे। इसके याद रखने की ट्रिक ये है मेरे पास, तो क्या है कि आप पहले समाज में पैदा हो, सामाजिक प्राणी बनो, उसके बाद में आप क्या करो? पैसे कमाओ, अर्थ कमाओ, आर्थिक बनो, आर्थिक रूप से सक्षम बनो, उसके बाद में आप राजनेता बन जाओ। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, स्वतंत्रताएं की बात की गई है। मैंने बताई 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, पढ़ो कौन कौन सी। विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, और इन 5 स्वतंत्रताओं का क्रम आप याद रख लेना। आपसे ये पूछा जाएगा इसको लेकर एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता है वो भारत की प्रस्तावना में नहीं है, तो कौन सी है वो आपको पता होना चाहिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता इसके अंदर है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाना है। ठीक है, बस ये बीच में जो रामायण लिखी है ये नहीं पूछी जाती, इसमें केवल एक डेट पूछी जाती है 26 नवंबर 1949। ये 26 जनवरी 1950 नहीं है, 26 नवंबर 1949 है। इस डेट को भी आप ध्यान से देख लो। यहां पर क्या पूछा जाता है? यहां पर यह पूछा जाता है संविधान को क्या किया गया? अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया या आत्मार्पित किया गया? क्या लिखा हुआ है प्रस्तावना के अंदर? तो ये 3 शब्द लिखे गए हैं। पहले अंगीकृत लिखा हुआ है, फिर अधिनियमित लिखा हुआ है और फिर आत्मार्पित लिखा हुआ है। इस प्रकार से आपको भारत के संविधान के उद्देश्य का पता होना चाहिए, प्रस्तावना पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब ये पढ़ने के बाद भी अगर आप गलत करके आते हो, मैंने बता दिया पूरी प्रस्तावना में 5 जगह से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन तो इन शब्दों का क्रम बनता है, दूसरा है कौन कौन से न्याय दी गई है, तीसरा है कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, चौथी ये डेट बनती है 26 नवंबर 1949 और 5वां ये बनता है इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। इन 5 के अलावा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बनता है संविधान इस चीज में से, भारत की उद्देशिका में से। अब रट लोगे, इसी प्रकार पॉलिटी पूरी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बाकी 500 क्वेश्चन में से मेरे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं 500 क्वेश्चन आपको सीधे बता दूंगा पेपर में ये आएंगे, इस पेपर में ये आएगा। पढ़ना पड़ेगा एक एक चीज को बड़े ध्यान से। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। कौन सी विशेषता है जो भारत सरकार के अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं थी? कल ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, ये मैंने इसीलिए क्वेश्चन डाला है। कल जो मैंने पढ़ाया था उसमें से कितने बच्चों ने इसको ध्यान से पढ़ा था? अगर आपको ध्यान से नहीं पढ़ना है तो फिर क्यों टाइम पास कर रहे हो अपना और अपनों का टाइम खराब कर रहे हो? अपनों का मतलब अपने घर वालों का कर रहा हो, ठीक है। कई बहाने लेने पड़ते हैं आपको, मैं भी आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, अभी मैं पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहे हो आप? जो कल पढ़ा वो तो याद ही नहीं है, ठीक है। निम्न में से, अच्छा देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं मैंने क्या क्या बताई? मैंने ये बताया इसके अंदर 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी, तो बिल्कुल ये राइट है। इसके अंदर नहीं वाला पूछा है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। और मुझे यहां तक याद है, मैंने कल आपको यह फैक्ट भी बताया था, भारत के एकमात्र गवर्नर जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहते वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है, तो यह चीज खबरों में है, पूछी जा सकती है। ये बताया था मैंने कल आपको, अब आपको याद नहीं है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ, सर शायद आपने कल यह भी बताया था। चलो अगला पढ़ लो। केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा, मैंने बताया था। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में बताया था। इन सूचियों का 1935 के अधिनियम से ही विकास हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। मैंने यहां तक पढ़ाया था उन सूचियों में कितने कितने विषय हैं, और मैंने ये बताया था प्रांतों के अंदर द्वैध शासन प्रणाली को तो समाप्त कर दिया गया और केंद्र के अंदर द्वैध शासन प्रणाली को शुरू कर दिया गया। यहां पर केवल ये एक शब्द है, यहां पर प्रांतों की जगह केंद्र आ जाता ना, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता। तो प्रांतों में तो द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया गया और केंद्र के अंदर द्वैध शासन प्रणाली को शुरू कर दिया गया, इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर चुनना है भाई, नीचे वालों पर विचार करना है और इसमें से सही उत्तर को निकालना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक 2 बार ही संशोधन किया गया है। बताओ भाई, भारतीय जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, उसमें कितनी बार संशोधन किया गया है? उसमें मात्र 1 ही बार संशोधन किया गया है, और ये चीज भी मैंने कल आपको पढ़ाई थी। मैंने पढ़ाया था संविधान के जो प्रस्तावना है उसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे, लेकिन आपने तो पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं। प्रस्तावना में एकता और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। सर आपने कल ये चीज पढ़ाई थी? नहीं, मैंने क्या पढ़ाया था, अलग था। पढ़ाया मैंने 42वां संविधान संशोधन ही था, लेकिन ये कथन भी गलत है, ये दोनों कथन गलत है भाई।
ना तो एक सही है ना ही दो सही है। पहला तो सही इसलिए नहीं है कि भारत के संविधान में जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें केवल एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर। 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। दूसरा संशोधन आप कौन सा बता रहे हो? एक ही बार, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला था कल, एकता जो शब्द है ना, वो जो मूल उद्देशिका थी, संविधान की मूल प्रस्तावना थी, उसके अंदर भी था, लेकिन एकता शब्द को फिर हटाया गया और उसकी जगह अखंडता शब्द जोड़ा गया, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये क्या लिखा है इसके अंदर? प्रस्तावना में एकता और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। एकता नहीं जोड़ा गया, एकता तो मूल संविधान में था, एकता की जगह अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इतने डीप में क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में, ये क्वेश्चन करने हैं 500, ऐसे 500 क्वेश्चन करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एकता शब्द को नहीं जोड़ा गया, अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। अब ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप गलत नहीं कर पाओगे कभी भी, मैंने आपको इतनी बार बता दिया कि क्वेश्चन आप कैसे गलत करते हो। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का स्रोत है। जो भारतीय संविधान की मूल संरचना है वो किस सिद्धांत पर बनी हुई है, किस सिद्धांत का स्रोत है ये, ठीक है। तो किसका है? ये न्यायिक व्याख्या का स्रोत है। कैसे सर न्यायिक व्याख्या कैसे? अब मैं आपको कुछ एक चीजें बताता हूं जिसको आपको समझना होगा। पॉलिटी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारतीवाद, 1973 के अंदर हुआ था, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसकी ईयर याद रखना भी आपके लिए महाभारत है। केशवानंद भारती केस, मैं भारती केस लिखूंगा सीधा, आप जोड़ लेना, के लिख देता हूं। केशवानंद भारती केस कब हुआ था भाई? 1973 के अंदर हुआ था। सचिन तेंदुलकर का जन्म भी 1973 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। 1973 के अंदर केशवानंद भारतीवाद हुआ था, ठीक है। इस वाद का जजमेंट सुनाने के लिए आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी संविधान पीठ बैठी थी, जिसके अंदर 13 सदस्य बैठे थे। संविधान पीठ में कितने सदस्य थे? 13 सदस्य थे। आज तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ थी। इन 13 सदस्यों में से मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके अंदर सर्वमित्र सीकरी थे, तो सीकरी साहब थे। इन 13 में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वमित्र सीकरी थे, ठीक है। इसके अंदर क्या कहा गया? जब इस केशवानंद भारतीवाद का रिजल्ट आया तब न्यायालय ने क्या कहा? इसके अंदर यह कहा गया, जो पहले गोलकनाथवाद केस चल रहा था, वो मैं केस आज आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा इसके आगे। इससे अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही है, उसके अंदर मैं आपको गोलकनाथवाद पढ़ाऊंगा। गोलकनाथवाद के अंदर एक निर्णय दिया गया था जिसके अंदर यह कहा गया था कि संसद मूल अधिकारों के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकती। लेकिन केशवानंद भारती केस का जब रिजल्ट आया तब इसके अंदर यह कहा गया कि हम जो गोलकनाथवाद के अंदर हमने जो चीज बोली थी उसके निर्णय को हम पलट रहे हैं और संसद है वो मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग के अंदर परिवर्तन कर सकती है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, कौन से वाद के अंदर ये कहा गया था कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है? तो वो था केशवानंद भारती केस, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाएगा किस केस के अंदर ये कहा गया था, किस वाद के अंदर ये कहा गया था कि जो भारत की संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है? तो वो था गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद के अंदर तो ये कहा गया था कि भाई जो संसद है वो संविधान के मूल अधिकारों के अंदर कोई संशोधन नहीं कर सकती है। उस निर्णय को पलटा गया 1973 के अंदर। आज तक की सबसे बड़ी संविधान की पीठ बैठी 13 सदस्यों की, जिसमें सर्वमित्र सीकरी मुख्य न्यायाधीश थे और उन्होंने ये चीज कही कि भाई जो संसद है वो मूल अधिकारों के सहित संविधान के किसी भी भाग के अंदर परिवर्तन कर सकती है। लेकिन एक पेच डाला उन्होंने बोला कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उसको कोई खतरा नहीं होना चाहिए, उसमें वो परिवर्तन नहीं कर सकती। तो मूल ढांचे का सिद्धांत है वो कहां से आया था? केशवानंद भारतीवाद से आया था, ठीक है। तो मूल ढांचे का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की न्यायिक व्याख्या की जा सकती है। समझ गए आप? उच्चतम न्यायालय जो भी फैसले देता है उसकी वापस से व्याख्या की जा सकती है न्यायिक रूप से। तो ये कैसा है? न्यायिक व्याख्या है। भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत का स्रोत क्या है? न्यायिक व्याख्या है। अब आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ी चीजें डिफिकल्ट लगेगी आपको समझने में, उसका रीजन है आपने आज तक जहां से भी पढ़ा है वहां से क्या पढ़ा है? बेसिक चीजें पढ़ी है आपने। केशवानंद भारतीवाद पढ़ा आपने, ये पढ़ लिया 1973 के अंदर हुआ। आपने ये नहीं पढ़ा उसके अंदर जो उस पीठ में जो जजमेंट सुनाने वाले थे वो 13 लोग थे, उसके अंदर मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आपने ये नहीं पढ़ा उसने फैसला दिया तो किस केस को पलट के दिया। तो ये चीजें आपको थोड़ी टफ लग रही है। शुरू से अगर आप इस चीजों के हैबिचुअल होते, शुरू से आप डेप्थ में पढ़ने में इंटरेस्ट रखते तो ये आज दिक्कत नहीं आती आपके लिए। 2 सूचियां दी गई है, सूची 1 और सूची 2, इनका मिलान करना है और नीचे जो कूट दिए गए हैं उनमें से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 25 दे रखा है, अनुच्छेद 26 दे रखा है, अनुच्छेद 27 दे रखा है, अनुच्छेद 28 दे रखा है। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार है।
ठीक है, सबसे पहली लाइन तो आपको ये याद होनी चाहिए। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। अच्छा, अनुच्छेद 25 में क्या लिखा गया है? अंत्यकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, उसका आचरण करने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 के अंदर। तो अनुच्छेद 25 कहां है? धर्म की अभिव्यक्ति के लिए अंत्यकरण की स्वतंत्रता ये रही। पहले में बी आएगा, एक में बी कहां है? तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसको तो पहले ही काट दो। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। कोई भी अगर धार्मिक कार्य हो रहा है तो उसके मैनेजमेंट की आपको स्वतंत्रता, आप उसका मैनेजमेंट स्वतंत्र रूप से कर सकते हो। तो कहां पर लिखा है? ये रहा, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। बी में 4 कहां है? बी में 4 ये रहा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा। आगे के नहीं भी हो तो आपको कोई पता नहीं है, लेकिन मैं तो सारे बताऊंगा। अच्छा, अनुच्छेद 27 क्या कहता है? धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता है। ये 27 के अंदर लिखा गया है। अनुच्छेद 28 के अंदर क्या लिखा गया है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। कहीं भी अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो आप वहां पर उपस्थित होकर उस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हो। तो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक मैंने आपको बता दी है। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, और ये सारी चीजें हैं। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड क्या कहती है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? और ये क्वेश्चन कहीं बार एग्जाम में, कहीं बार क्या लाखों बार पूछा गया है। 4 स्टार लगा लो और जल्दी से तुक्का मार दो। एक तुक्का मारने में माहिर हो, मुझे पता है। तुक्का तो आप बड़े शानदार तरीके से मारते हो, ठीक है। कुछ बचे क्या है कि वो लग जाता है ना भाई, माइनस मार्किंग नहीं है। इस बार क्या हुआ, राजस्थान के अंदर जो सीईटी का पेपर हुआ ना, उसके अंदर माइनस मार्किंग नहीं हुई थी। उसका फायदा भी हुआ लोगों को, पर वो कई लोग उसको गलत भी बता रहे हैं कि माइनस मार्किंग होनी चाहिए। वैसे एग्जाम के अंदर माइनस मार्किंग होनी ही चाहिए। जिस एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है ना, उसमें बच्चे को दो चीजों को फेस करना पड़ता है, सही आंसर ढूंढना और गलत आंसर का भुगतान करना, ठीक है। वरना क्या है कि फिर वो माइनस मार्किंग नहीं रहती तो आप स्वतंत्र हो जाते हो, फिर स्वतंत्रता के अधिकार का फायदा उठाते हो। स्वतंत्रता के अधिकार है लेकिन उस पर भी तो कुछ निषेध है ना, आपको बताएं। जैसे आप कुछ भी बोल सकते हो, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोल सकते हो। आप कुछ भी बोल सकते हो पर कुछ भी तो नहीं बोल सकते, सब कुछ नहीं बोल सकते आप, ठीक है। जैसे आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप ऐसा कोई संगठन नहीं बना सकते हो जिससे देश की एकता और अखंडता खतरे में जाए। उसी प्रकार आप तुक्का मार सकते हो, लेकिन इतना भी मत मारो कि माइनस मार्किंग में आपके नंबर माइनस में चल जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? ऐसा कौन सा वाद था जिसके अंदर यह कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है? इसका मतलब ये हुआ कि सर इससे पहले कोई वाद हुआ था जिसके अंदर यह कहा गया था कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना। बिल्कुल ये घटना इसी प्रकार है। इसको समझने के लिए पहले कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। एक ये वाद देखना, बेरूबारी वाद, ये इसका सही आंसर नहीं है, लेकिन ये कब हुआ था? 1960 के अंदर हुआ था ये वाद। बेरूबारी वाद 1960 के अंदर हुआ था। इसको इनरी बेरूबारी यूनियन वाद भी बोलते हैं। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था? प्रस्तावना जो होगी वो संविधान का अंग नहीं होगी, ये चीज कही गई थी 1960 के अंदर, ठीक है। और एक चीज उन्होंने ये कहा कि जहां पर भी संविधान की भाषा अस्पष्ट है, संदिग्ध है, वहां पर ये जो प्रस्तावना होगी वो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी होगी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जो संविधान निर्माता है उनको इनके विचारों को जानने की कुंजी किस वाद में प्रस्तावना को कहा गया? तो बेरूबारी वाद हुआ था 1960 के अंदर। उसके अंदर यह भी कहा गया कि प्रस्तावना जो होगी वो संविधान का अंग नहीं होगी, ठीक है। बेरूबारी वाद था क्या? तो इसके अंदर ये बेरूबारी क्षेत्र पड़ता है। कहां पर पड़ता है? जलाईपुड़ी गांव है, ये अब पश्चिम बंगाल के अंदर था पहले, लेकिन 9वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद में इसको पाकिस्तान को दे दिया गया 1960 के अंदर। और वर्तमान के अंदर ये बांग्लादेश के पास है। किसके पास है? बांग्लादेश के पास है। बेरूबारी वाद की बात की जा रही है। ये जलाईपुड़ी गांव है, जलाईपुड़ी जिला है, कहां पर पड़ता है? ये पहले पश्चिम बंगाल में था, लेकिन 9वें संविधान संशोधन के बाद में इसको 1960 में पाकिस्तान को दे दिया गया और वर्तमान में ये बांग्लादेश के पास है। इस वाद के अंदर यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं होगी। जहां पर भी ऐसा लगे संविधान की भाषा स्पष्ट है, संविधान में क्या लिखा है चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो वहां पर हम ये देखेंगे प्रस्तावना के माध्यम से कि जो संविधान निर्माता हैं उनके विचार थे, क्या थे विचार और क्या नहीं थे। तो विचारों को जानने की कुंजी है। उसके बाद में मैंने आपको पहले पढ़ाया था अभी केशवानंद भारतीवाद 1973 के अंदर हुआ था। उसके अंदर यह चीज कही गई कि
सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना होगी वो संविधान का भाग होगी। तो केशवानंद भारती केस 1973, सर्वोच्च न्यायालय का ये स्टेटमेंट कि हम जो बेरुबारी वाद थे उसके निर्णय को पलटते हैं और प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है और वो संविधान का भाग भी होगी। अगर प्रस्तावना संविधान का भाग होगी तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हर लाइन के आगे ये लिखा था, मूल ढांचे को छोड़कर आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज ये है, प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं होगी। प्रस्तावना को लेकर 3 स्टेटमेंट है, अगले क्वेश्चन में मैं आपको कवर करवाऊंगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा प्रस्तावना से क्या क्या नहीं किया जा सकता है। आपको यहां यही समझना है, केशवानंद भारती वाद के बाद में 1973 के बाद में प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना संविधान का भाग होगी, लेकिन मूल ढांचे में कोई भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर आज क्या है, केस ही केस पढ़ा रहे हो, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा। बेटा इन केसों में से क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं ये चाहता हूं ये 500 क्वेश्चन है ना, इनमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मुझे मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ रहा है। मुझे पता आप बोरिंग फील कर रहे हो, बहुत ही बोरिंग फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है यार क्या है, कब से रेडियो की तरह आके शुरू हुआ है, रुक ही नहीं रहा है, कोई हंसी मजाक की बात भी नहीं कर रहा है। करूँ आपसे हंसी मजाक, करूँ क्या? अभी एक वो ट्रेंडिंग में चल रही है ना, उसी पे कर लेता हूँ। चलो, पढ़ाई कर रहे हो ना, नहीं कर रहे हो, सब पता चलता है। नहीं पढ़ोगे ना, कर दो पढ़ाई शुरू कर दो, तो सब पता चलता है। आप मजाक चाहते हो, कोई बात नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रस्तावना न्याय या वाद योग्य नहीं है, उद्देशिका शक्ति का स्रोत है, उद्देशिका विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध या मर्यादा लगाने का स्रोत नहीं है। सारी बातें प्रस्तावना को लेकर हो रही है। प्रस्तावना को लेकर 3 स्टेटमेंट आपको अपने दिमाग में बिठाने हैं, इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आएगा गलत नहीं कर पाओगे। पहली चीज, प्रस्तावना न्याय या वाद योग्य नहीं है, ठीक है। कहीं भी अगर न्यायालय कोई भी न्याय या कोई भी वाद आता है तो प्रस्तावना उसके लिए नहीं बनी है। उद्देशिका शक्ति का स्रोत नहीं है, प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। न्याय और वाद योग्य नहीं है, शक्ति का स्रोत नहीं है। उद्देशिका जो होगी, प्रस्तावना जो होगी, वो विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध या मर्यादा लगाने वाला स्रोत भी नहीं है। यानी विधानमंडल की जो भी शक्तियां होगी उस पर प्रतिबंध या मर्यादा नहीं लगाएगी क्या? प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या नहीं होगी? शक्ति का स्रोत नहीं होगी। प्रस्तावना क्या नहीं होगी? न्याय व वाद योग्य नहीं होगी, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? प्रस्तावना शक्ति का स्रोत है, तो ये तो गलत हो गया। इसके अंदर क्या है? सही उत्तर का चयन करना है। नीचे में से कौन कौन से कथन सही है? प्रस्तावना न्याय या वाद योग्य नहीं होगी, तो ये बिल्कुल सही है। प्रस्तावना या उद्देशिका विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध या मर्यादा लगाने का स्रोत नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, ये भी सही है। 1 और 3 सही है। इसके अंदर सी राइट ऑप्शन होगा भाई, केवल 1 और 3 सही है। उद्देशिका शक्ति का स्रोत है, तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। प्रस्तावना न्याय या वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध या मर्यादा लगाने का स्रोत नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सारी क्या? ये 3 ही चीजें ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में राज्य पद को परिभाषित किया गया है? भाई राज्य जो पद है उसको कहां पर परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 12 के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन है। भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 12 में राज्य पद को परिभाषित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सर आज तो यही क्वेश्चन लेके आए हो, 2 सही 1, 3 सही 1, 4 सही 1। कल क्या पहली क्लास थी तो मैं आपको थोड़ा पिच पे सेट कर रहा था कि आप धीरे धीरे थोड़े हैबिचुअल हो जाओ। आप देखना आगे आगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो भी क्वेश्चन या जो भी सब्जेक्ट पढ़ते टाइम आपको अगर ऐसा लगे ना कि सर मजा नहीं आ रहा, बड़ी दिक्कत हो रही है, याद नहीं हो रहा, इसका मतलब वो एग्जाम में आने वाला है। जो याद होने वाला है अपना दिमाग आराम से पकड़ लेता है, उसको तो अपन याद कर ही लेते हैं, उसमें तो अपना इंटरेस्ट आ ही जाता है। दिक्कत तो यही है ना, जो याद नहीं होता, जो डिफिकल्ट होता है उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं होता है। रील का जो एल्गोरिथम होता है ना वो इसी प्रकार होता है। आपके फीड के अंदर आपका इंटरेस्ट सेट होता है, आप किस रील पे ज्यादा टिकते हो। 10-20 आप ऐसी रील देखो जिस पे आप ज्यादा टिको, फिर उसी प्रकार की रील आएगी। 10 सेकंड 20 सेकंड उस रील पे रुकने का मतलब क्या? आपका इसमें इंटरेस्ट है, तो वैसे एल्गोरिथम को सेट कर दिया गया, तो उसका काम चल रहा है। आपको पढ़ाई में ऐसा एल्गोरिथम सेट नहीं करना है कि जिसमें मुझे मजा आता है वही पढ़ूंगा मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मजा आने से क्या हुआ? वैसे देखो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के अंदर मजा आता ही है। मैं खुद साइंस से हूँ, मैंने एमएससी कर रखा है, साइंस से कर रखा है, बोटनी से कर रखा है, ठीक है। उसके बाद बीएड वगैरह मैंने सब कुछ कर रखा है, लेकिन मुझे मजा ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में ज़्यादा आता है, इसीलिए मैं आपको ये ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। बाकी इसके बाद में साइंस में भी अगर आपको जरूरत होगी तो मैं साइंस भी पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सही उत्तर का चयन करना है। इसके अंदर भाई क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है। एसआर बॉम्बे विवाद 1994 में हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है, ठीक है। एक लाइन ये है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही बात है।
सर एसआर बॉम्बे वाद के अंदर क्या कहा गया था, हमें वापस से बताओ। देखो सबसे पहले अपन केशवानंद भारती केस की बात करते हैं, 1973 के अंदर हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह चीज कही थी कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, और इसने जो बेरुबारी वाद था उसके निर्णय को पलट दिया गया था, वो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। ठीक है, जब प्रस्तावना संविधान का भाग है, केशवानंद भारती केस के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहा है कि संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रस्तावना भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में आप छेड़खानी नहीं करोगे, और प्रस्तावना होगी वो न्याय योग्य नहीं होगी, पहले ही मैंने आपको बता दिया था। तो इसके अंदर क्या लिखा गया है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं होगी, ये तो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। एसआर बॉम्बे वाद हुआ था 1994 में, उसके अंदर पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है, ये बात कही गई थी। क्या कही गई थी उसके अंदर, उस वाद में ये कहा गया था कि जो ये पंथ निरपेक्षता शब्द है वो संविधान का मूल ढांचा है। इसके अंदर क्या कहा गया, संविधान का मूल ढांचा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। 1 और 2 दोनों सही है भाई, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन है। यह क्वेश्चन तो एक जनरल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के आसपास में फैक्ट बहुत सारे हैं जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, और उसमें से क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, जो भारत की संविधान सभा थी उसमें टोटल कितनी महिलाएं थी, तो उसमें टोटल 15 महिलाएं थी। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। सबसे पहले मैं आपको 15 महिलाएं बता देता हूं, आपको मुक्त जबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि यार सर आपने जब एमएससी साइंस से कर रखे तो आप क्या पॉलिटी में यहाँ आके क्यों ज्ञान दे रहे हो। ज्ञान कुछ नहीं है बेटा, मैंने भी सारी चीजें सीखी है, माँ के पेट से कोई नहीं आता है, और ऐसा कोई मैंने जमाल गोटा नहीं पिया आपकी तरह कि सारी चीजें मैंने अपने अंदर भर रही है। सबको मेहनत से पढ़ा जाता है, पॉलिटी मैंने खुद ने अपनी मेहनत से पढ़ी है, मैंने हजारों बुक पढ़ी है पॉलिटी की, ऐसा कोई शायद टीचर नहीं होगा जिसे मैंने पॉलिटी पढ़ी नहीं है। तो पॉलिटी को पढ़ा है, मैंने भी याद किया है, पॉलिटी को जिया है। आप भी अगर ये 500 क्वेश्चन देखोगे तो आपको पॉलिटी याद होगी, आपका इंटरेस्ट पैदा होगा। अब बात करते हैं संविधान में 15 महिलाएं कौन कौन थी संविधान सभा के अंदर। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनी थी, उसके अंदर 15 महिलाएं थी। एक तो सरोजनी नायडू थी, यूपी की राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू, और आपको पता होना चाहिए पहली राज्यपाल बनने वाली महिला थी सरोजनी नायडू। उसके अलावा सुचेता कृपलानी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, राजकुमारी अमृत कौर इसके अंदर शामिल थी, दुर्गाबाई इसके अंदर शामिल थी, रेणुका राय भी इसकी सदस्य थी। इसके अलावा मालती चौधरी, लीला राय, अम्मू स्वामीनाथन, अमिता नाम होगा, प्यार से हस्बैंड अम्मू बोलते थे तो अम्मू स्वामीनाथन, दक्षिणयानी वेलायुधन थे। दक्षिणयानी वेलायुधन को लेकर एक फैक्ट आपको याद रखना है, एकमात्र दलित महिला कौन थी संविधान सभा के अंदर, तो वो दक्षिणयानी थी। दक्षयानी नाम है, इनका पूरा नाम है दक्षयानी वेलायुधन, ये एकमात्र दलित महिला थी। विजय लक्ष्मी पंडित थी, हंसा मेहता थी, बेगम आजाज रसूल थी। आपसे ये पूछा जाएगा संविधान सभा के अंदर एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो बेगम आजाज रसूल संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी। कमला चौधरी थी और एनी मस्करीनी थी। एनी मस्करीनी एकमात्र मनोनीत महिला सदस्य थी। 3 महिलाओं के बारे में विशेष ध्यान रखना है। एकमात्र दलित महिला संविधान सभा के अंदर कौन थी, दक्षयानी वेलायुधन थी। दूसरा, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, बेगम आजाद रसूल थी। एकमात्र मनोनीत महिला सदस्य कौन थी, वो थी एनी मस्करीनी। ठीक है, एनी मस्करीनी उनका नाम था। तो ये 15 महिला सदस्य थी, और जिसमें से 3 सदस्यों के बारे में विशेष ध्यान रखना है, बाकी 15 का 15 नाम याद करने की कोशिश करना। इसके नीचे लिस्ट दे दूंगा इस क्लास की पीडीएफ के अंदर। ठीक है, हो गए भाई 40-45 मिनट, मेरी अगली क्लास का टाइम हो रहा है। ठीक है, इसके लिए आज अपन इस क्लास को यहीं अंत करते हैं। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, 1-2 दिन में थोड़ा शेड्यूल ठीक हो जाएगा ना। वैसे अपन ने 40-45 क्वेश्चन कर लिए हैं 2 दिनों के अंदर। ठीक है, ऑलमोस्ट 10% तक अपन ने मामला कवर कर लिया है। थोड़ा सा आप वेट करो 1-2 दिन का, उसके बाद में इस क्लास की लेंथ को अपन थोड़ा बढ़ाएंगे, और मैं स्पीड अपनी थोड़ी बढ़ाऊंगा। अब एक्चुअल के अंदर है क्या, कभी कभार आपको पता होना चाहिए मेरे शब्दों के बीच में एकदम से फंबल आ जाता है। फंबल इस वजह से आ जाता है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास पूरे फैक्ट है, मुझे एक लिमिटेड टाइम के अंदर पूरी पॉलिटी के अंदर ये 500 क्वेश्चन करवाने हैं। तो उस टाइम की कमी को देखते हुए मैं जल्दी जल्दी उसको कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। किसी बच्चे को लगे ना कि सर ये बहुत तेज बोल रहे हैं, तेज तेज शब्दों को बोल रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहे, तो आपके पास यूट्यूब पर एक सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना, वहां पर स्पीड कम ज्यादा करने का प्लेबैक का ऑप्शन आता है ना, उसमें से आप उसको थोड़ा मैच कर लेना। बाकी क्या है कि मैं जितनी स्पीड से बोलूंगा उतने ज्यादा फैक्ट मैं आपको बता पाऊंगा। उस पीडीएफ को आप देखोगे तो आपको लगेंगे कि 100% चीजें सर ने पढ़ा दिए, अब हमें केवल रिवीजन करना है। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को ले लेना। बाकी आपको मेरी वीडियो क्लास कैसी लगती है कमेंट में आप मुझे बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, और एक आधा शेयर तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि कुछ थोड़ा इसको शेयर करो, मेरी थोड़ी रीच को बढ़ाऊं, तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो कंधे पर जिम्मेदारी ज्यादा होती है, आदमी एफर्ट ज्यादा लगाते हैं। ठीक है, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।